Hello everyone. Today's topic is debt trap और mismanagement. So this is an kind of a controversial topic. सही है. इसमें ये है कि भाई एक जो डेट ट्रैप का आर्ग्यूमेंट है ना, वो डेट ट्रैप का आर्ग्यूमेंट ठीक है या मैं वो मिसमैनेजमेंट डेट ट्रैप नहीं है. तो आज हम इस चीज़ को डिबंक करेंगे कि भाई है क्या, सिस्टम क्या है. आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. एक साइड का लेंस पता होगा, दूसरा नहीं पता होगा, तो वो भी आपकी इनसफिशिएंट नॉलेज कहलाती है. ठीक है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि मसला क्या है. डेट ट्रैप का मसला तो सीधी सी बात है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का है ना. तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोन्स है ना, सिर्फ उसी को हम देख लें तो वो 5000 बिलियन डॉलर्स के लोन है, जो कि एक्सटर्नल लोन्स हैं. हम इंटरनल लोन्स की बात नहीं कर रहे. असल डेट ट्रैप एक्सटर्नल लोन्स पे ही चलता है, जो कि स्टेट्स देती हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं. $5 ट्रिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स. सही है. हम आगे देखेंगे कि क्या सूटेबल अमाउंट ऑफ लोन्स होती है, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. सही है. अब डेट ट्रैप का आर्गुमेंट है क्या, कि होता क्या है डेट ट्रैप, पहले तो ये समझने की जरूरत है ना. इतना सिंपल लफ्जों में डेट ट्रैप होता ये है कि अगर स्टेट को लोन्स वापस करने के लिए और लोन्स लेने पड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप. ठीक है. बोरो स्टेट्स को अगर और टेक न्यू लोन्स इन ऑर्डर टू पे देयर एग्जिस्टिंग लोन्स. सही है. दिस इज कॉल्ड दिस विशियस साइकिल इज कॉल्ड डेट ट्रैप. उसके अंदर वो डेट ट्रैप में फंस जाती है वाली स्टेट. ठीक है. स्टेट इज अनेबल टू द पे लोन्स. ये तो हमें समझ आ गई, उसको और लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो उसको और बोरो करने इन ऑर्डर टू रीपे देयर लोन्स. ठीक है. डेट ट्रैप कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द अमाउंट ऑफ मनी. अब डेट ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे नहीं हम अंडरस्टैंड कर सकते कि कितने मनी उसने ली हुई है, क्योंकि मनी डजंट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डजंट अफेक्ट द साइकिल ऑफ द डेट ट्रैप. ठीक है. होता है क्या, हम आगे देखेंगे कि लोन्स हैज़ नथिंग टू डू विद द डेट ट्रैप. मैं बोल रहा हूँ ना, लोन्स का ताल्लुक नहीं है डेट ट्रैप. तो डेट ट्रैप इज अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल एंड प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक एसेट, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके अंदर. इट्स ऑल अबाउट योर इनकम. मैं कह रहा हूँ ना, ये सारा डिपेंड करता है आपकी इनकम, आपकी जीडीपी. अगर आपकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है तो आपका भले लोन्स कुछ ज़्यादा हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब हम समझते हैं डेट ट्रैप होता क्या है. अच्छा, डेट ट्रैप होता है, गुड डेब्ट्स होते हैं और एक बैड डेब्ट्स होता है. ठीक है. गुड डेब्ट्स ये होते हैं कि नेवर लीड्स टू द डेट ट्रैप. ये डेट ट्रैप की तरफ नहीं लेके जाती. ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगती हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती हैं, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंक्रीज़ करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, आपकी इकोनॉमिक जो आउटकम्स होते हैं, जो आउटपुट होता है, वो सारा इन्हांस करते हैं. आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और आपका पाथवे की सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं. ये गुड डेब्ट्स होते हैं. जो कि बैड डेब्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके फिस्कल डेफिसिट और करंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि पाकिस्तान लोन लेता है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए. ठीक है. उसके लिए आपको ऑनलाइन लोन देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रीपे योर लोन्स. ठीक है. तो उससे फिस्कल डेफिसिट और बढ़ता है, आपके लोन्स बढ़ते जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो सारे वो बैड डेब्ट्स होते हैं. 21st सेंचुरी के अंदर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है ना लोन्स का, वो चैलेंज हो गया है. क्यों, किस तरह चैलेंज हुआ है, किस तरह इशू बना, ये सारा डेट ट्रैप वाली कहानी को चैलेंज किया है इस बात ने, जो श्रीलंका और कीनिया के साथ केस स्टडी है उसकी, आपको पता है सारा, वो उसको लोन्स की और डिफ़ॉल्ट वाली जो केस स्टडी है. ठीक है. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो देखते हैं कि दैट लीड्स टू दी डेट ट्रैप के अंदर हमें फंसाते हैं. वो कौन से फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहले तो फैक्टर हमें पता है, कोल्ड वॉर का फैक्टर. कोल्ड वॉर का फैक्टर क्या है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शुरू से लेके 1950s वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से 45 या 50 कह लें, तब से लेके अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम दी सुपर पावर, जो कि यूएसएसआर थी और यूएस थी. अब हुआ ये कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएस अबेंडन दी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द कंट्रीज. सही है. एंड यूएसएसआर की तो इनकैपेसिटी थी, उसके पास तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज से वो दे ही नहीं सकता असिस्टेंट. तो अल्टीमेटली जो कंट्रीज थे वो सारे क्या होते जा रहे थे, डिफॉल्ट की कंडीशन में जाते जाते उनकी ट्रेड खराब होती जाती थी, क्योंकि उनको असिस्टेंस नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह से उनको फिर लोन्स लेने पड़े आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक, और फिर इसकी वजह से वो एक डेट ट्रैप की तरफ चलेगा. ठीक है. ये बात समझ आ गई कि एक इम्पैक्ट तो कोल्ड वॉर का हुआ. सेकेंड इज ऑयल फैक्टर. ऑयल जो क्राइसिस आया है, शुरू से ऑयल एम्बार्गोज लगे, 73-74 में जो क्राइसिस आया, 79 में आया, वो फिर उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस हाइक्स हुई हैं, और हाई प्राइस हाइक्स हुई हैं, जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ होती है ना, उनका क्या होता है, उनका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है. इंपोर्ट बिल बढ़ जाते हैं तो आपकी डेफिसिट में चली जाती है. डेफिसिट होता है तो आपको लोन्स लेके रीपे करना होता है. तो ये भी एक फैक्टर, ऑयल फैक्टर, जो कि हम करंट सिनेरियो में देखते जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ये सीन हुआ यूक्रेन वॉर के बाद. ठीक है. इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 1980s, ये भी एक फैक्टर है. इंटरेस्ट रेट्स 1980s में बढ़ा दिए थे, क्योंकि इन ऑर्डर टू टैकल द ऑयल एम्बार्गो, ऑयल क्राइसिस ऑफ द 1970s का जो ऑयल क्राइसिस था, उसकी वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, तो दैट लीड्स टू द मोर एग्रेसिव लोन्स जो आपने सस्ते लोन्स लिए थे. ठीक है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने हुआ ये कि 1970s 60s में जो इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म का मॉडल था, ठीक है, ये अब थोड़ा हम डेवलपमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे.
ठीक है, अभी हम सिर्फ डेट ट्रैप को पढ़ रहे हैं। ड्यूअलिज्म का जो मॉडल था उसकी वजह से इन्होंने लोन सस्ते सस्ते दिए ताकि इन ऑर्डर टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी, इन ऑर्डर टू डेवलप दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनको एक मॉडल दिया जिसपे उनको सस्ते लोन्स दिए गए IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब इनको तो नहीं पता था ऑयल क्राइसिस आ जाएगा 1970s में। तो ऑयल क्राइसिस जब आया तो उन्होंने क्या किया, लोन्स को रीपे करने के लिए अपने जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए हुए थे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। तो फिर अल्टीमेटली जो रीपेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई और उसकी वजह से वो कर नहीं सके और फिर मजीद लोन लेने पड़े और डेट ट्रैप की तरफ चला गया, ठीक है। लास्ट ये है कि रिसेशन इन वेस्ट, जो वेस्ट के अंदर रिसेशन आए ना उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके डेट ट्रैप की तरफ लेके गई है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, क्योंकि वो इम्पोर्टिंग को ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड में रिसेशन आता है तो थर्ड वर्ल्ड को रिपरकशन ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। क्या होता है, उनकी इंपोर्ट प्राइसेस हाइक हो जाती हैं, जो कि वो चीज़ें मंगवाती हैं वो महंगी हो जाती है, जैसे कि हमने अपने ऑयल प्राइसेस के अंदर पढ़ा, वही वाला सेम सिचुएशन हो जाती है। उनके डेफिसिट इंक्रीज हो जाते हैं और उनको दोबारा लोन्स की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया कुछ फैक्टर्स, डेट ट्रैप होता है क्या है। अब हम समझने लगे हैं कि डेट ट्रैप के अंदर हम किसको रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कनेंड्रम, फॉर दिस क्राइसिस, फॉर दिस क्वागमायर, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। अच्छा, अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहला तो एक इंटरप्रिटेशन है कि जो कंट्रीज लेती है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी, ठीक है, उसको आप लिबरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। एक दूसरी इंटरप्रिटेशन है जिसमें आप कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना ग्लोबल साउथ, इनको टारगेट करता है। ग्लोबल नॉर्थ जो कि वेस्ट है वो कहता है कि कंट्रीज का इशू है, कंट्रीज का इंटरनल इशूज है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आता है वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो हमें पता होने चाहिए दोनों के आर्ग्यूमेंट, दोनों साइड बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आपको लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। अब बोरोइंग जो लिबरल एक्सप्लेनेशन है, वेस्ट की एक्सप्लेनेशन वो ये कहती है कि जो बोरोइंग कंट्रीज है ना, जो दो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हु आर टेकिंग लोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। कैसे, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, दे आर अनएबल टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स, उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, उनकी इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड होती है, जिस वजह से उनको डेट ट्रैप में फंसना पड़ता है। दूसरा रीजन वो ये कहते हैं कि दे डिडंट रैशनलाइज देयर बजट, इनकी करंट जो इनका बजट है ना, दिस इज देयर बजट इज नॉट रैशनलाइज बिकॉज दे हैव मोर एक्सपेंडिचर एंड देयर है लेस टैक्स कलेक्शन, देयर टैक्स टू GDP रेशियो इज मोर लेस देन वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज। उनके एनर्जी क्राइसिस के इशू है, उनके बैड गवर्नेंस के इशू है, उनके पॉलिटिकल क्राइसिस इशू रहते हैं और डेमोक्रेसी नहीं है उनकी, इस वजह से ये कंट्रीज डेट ट्रैप का शिकार होता है। दिस इज द आर्गुमेंट परस्यूड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, जिसको आप लिबरल एक्सप्लेनेशन करते हैं। द सेकंड एक्सप्लेनेशन व्हिच इज एक्सप्लेनिंग दिस डेट ट्रैप इज ग्लोबल साउथ की जो एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर कंडीशंस, देयर SAPs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट ट्रैप। अब इसका आर्गुमेंट है क्या, मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक और IMF क्या हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इश्यूज के बावजूद, उनके इश्यूज को देखने के बावजूद हार्श कंडीशंस लगाते हैं, जिसको आप कंडीशनैलिटी फैक्टर कहते हैं। कंडीशनैलिटी फैक्टर इज द फर्स्ट रीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट ट्रैप। सही है, होता ही है कि अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह लगाने होते हैं ना, तो जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस देता है उसके साथ कंडीशनैलिटी फैक्टर्स होती है कि आपने मशीनरी यहाँ से लेनी है, आपने मशीनरी वहाँ से लेनी है। ये पूरा ये वाला जो फैक्टर ये आपको एक्सप्लेन करता है। इकोनॉमिक हिटमैन की जो बुक है जॉन पर्किंस की, वो पूरी बात को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक हिटमैन्स हैव एक्सप्लॉइटेड दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसके अंदर उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। जॉन पर्किंस था, वो इकोनॉमिक हिटमैन ही था, इकोनॉमिस्ट था जॉन पर्किंस। उसको जाता था कंट्रीज में और बताता है किस तरीके से हमने लोगों को डेट ट्रैप्स का आर्गुमेंट जो सबसे ज़बरदस्त एक्सप्लेन करता है वो ये बुक करती है। और उसके अलावा एक और बुक है जिसको आप कहते हैं हु ओन्स हु, ये एक बुक है, ठीक है। ये बताता है कि 50 क्वेश्चंस अबाउट वर्ल्ड डेब्ट के ऊपर पूरी क्वेश्चंस बताते हैं, तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि डेब्ट टैप का जो इशू है ना वो है क्या, ठीक है। तो ये हमें बात समझ आ गई कि इनके जो कंडीशनैलिटी फैक्टर है ना कि प्रोजेक्ट को एक्सपेंसिव कर देते हैं, रीपेमेंट्स करना मुश्किल हो जाती है और अल्टीमेटली उनको लोन्स देने पड़ते हैं तो वापस नहीं कर पाते और फिर वो डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं। समझ आ गई कंडीशनैलिटी फैक्टर ये होता है और दिस इज बेटर एक्सप्लेन्ड बाय द जॉन पर्किंस इन हिज बुक इकोनॉमिक हिटमैन। नेक्स्ट इज SAPs और ऑफ IMF या एक्सटेंडेड फैसिलिटी, जो उसके प्रोग्राम्स है ना, स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है ये कि दे आर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट बैक देयर लोन्स, ठीक है। उसको आप SAPs कहते हैं, जो कि पाकिस्तान भी ज़ाहिर है 23 टाइम्स तो अभी जा चुका है, अब तो उसको चेंज करके एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर दी है। तो हम देखेंगे कि पहले SAPs थे, अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है। ये क्या होता है हम इसको डिटेल में देखें, लेकिन ये कंडीशन है डेट ट्रैप की। क्या होता है इसमें, दे आर टेलिंग स्टेट्स to lessen their budgets, to lessen their expenditures, जो डेवलपमेंट बजट्स हैं उसको कम किया जाए, अपने टैक्स क्राइसिस को बढ़ाया जाए। सारी जो एक हार्श कंडीशंस होती हैं वो इम्पोज करते हैं अपने SAPs के थ्रू, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को डेवलप ही नहीं कर पाती, और डेवलप नहीं कर पाती तो फिर डेट वापस नहीं कर पाती। दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट बाय द ग्लोबल साउथ। तो ये दो इंटरप्रिटेशंस थी कि हमें समझ आ गया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, दोनों आर्गुमेंट समझ आ गए। अच्छा, अब कंक्लूजन ये है कि इफ़ वी
अब मतलब क्या होता है स्टेट्स की हिस्ट्री में हमने ये नहीं देखा, कंक्लूजन ये बेसिकली हम पहले देखेंगे कि इसको अवॉइड कैसे करना है, लेकिन ये है कि कोई एशियन कंट्री कभी अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, अभी तक कोई इस तरह का इशू नहीं है सवाए मैक्सिको के। अब कंक्लूजन सिर्फ ये है कि भाई डेब्ट ट्रैप एक सीरियस इशू है, वी नीड टू टैकल इट विद द कोलैबोरेशन ऑफ द बोथ ऑफ द ऑल कंट्रीज के, जिसमें दोनों इंटरप्रिटेशन ठीक है कि भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट की है, वेस्ट सही बोलता है कि इंटरनल फैक्टर्स का इशू है थर्ड वर्ल्ड के, और कुछ जो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना आपके IMF वगैरह इनका इशूज़ है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, इसको टैकल कैसे करना होता है, इसमें कंट्रीज़ को चाहिए, स्टेट्स शुड बी कॉन्शियस अबाउट देयर GDP लोन्स, कि उनको 1% से ज़्यादा लोन नहीं लेना, 1% जिनकी GDP 1% बनती है उससे ज़्यादा वो लोन्स ना लें, क्योंकि वो फिर पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज़ तो उसको ये रैशनलाइज करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने चाहिए, अपने बजट को रैशनलाइज करना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, अपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ को बैलेंस रखना चाहिए अपने ट्रेड डेफिसिट के साथ, और अपने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्करेज करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल की वजह से इंपोर्ट ज़्यादा होती है, इंपोर्ट्स आपके इंपोर्ट पाकिस्तान का भी यही इशू है ना, सारी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज़ का यही मसला है, तो इसको रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करें और ताकि अपने इंपोर्ट बिल को कम करें। अब कंक्लूजन सबसे पहले आखिर में यही है कि भाई पाकिस्तान भी इज अ विक्टिम ऑफ डेट ट्रैप है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब आगे देखिएगा, डिफॉल्ट के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाएंगे कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्योरी भी इसी बात को फोर्स करती है कि भाई डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन डेट ट्रैप का इशू है, वो कि एक सीरियस इशू है, वी हैव टू टैकल इट, वी हैव टू एड्रेस दिस इशू बाय टेकिंग दीज काइंड ऑफ सीरियस मेजर्स। और भी बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं कि हमें किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ानी है, किस तरीके से इंपोर्ट कम करनी है, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है, वो सारा डेट ट्रैप से निकलने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसमें लेसन सिर्फ यही है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, अपने क्या कंट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसकी वजह से बोरोइंग स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नहीं हो सकती, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, और क्रेडिटेड स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कोई दोनों स्टेट्स में से किसी एक को हम कसूरवार नहीं कह सकते, सारे इश्यूज मिल के जो है ना इस क्राइसिस को जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, दिस इशू ऑफ डेट ट्रैप और मिसमैनेजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भले पूरा सवाल ना है, लेकिन आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सही है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई इस बात की, तो कमेंट में बताएं मुझे, बाकी हम इसके आगे और मज़ीद टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू सो मच।